Hello, hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Debojit, and today we will continue the chapter Environment and Environmental Problems. ठीक है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब पे. पहले आप पार्ट 1 को देखना, उसके बाद पार्ट 2 को कंटिन्यू करना. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि एनवायरनमेंट का मतलब क्या है. ठीक है, उसके बाद आज पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हमारे इस वर्ल्ड पे. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स क्या है, किस वजह से हो रही है. ठीक है, तो आज वो सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. एट द बिगिनिंग ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशंस लाइक टुडे. ठीक है, जब ये ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, तो देयर वाज नो प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन. तो उस टाइम में प्रॉब्लम नहीं था. ठीक है, पोल्यूशन का कोई प्रॉब्लम नहीं था जैसा आज के ज़माने में है. ठीक है, नेचुरल फेनोमेना लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन, cyclones so created some problem but never took leaves like today. People coexisted with this all this. मतलब क्या बोला कि पहले के ज़माने में इतना पोल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम नहीं होता था. ठीक है, जो नेचुरल फेनोमेना आज के टाइम में होता है जैसा अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, साइक्लोन आ गया, वो उस टाइम भी होते थे, लेकिन इतना डिजास्टर्स नहीं था, इतना खतरनाक नहीं था. ठीक है, पीपल को एग्जिस्टेड विथ ऑल दिस. और पीपल आगे के ज़माने में जो लोग रहते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम के लोग, तो वो लोग जो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स आते थे उसको साथ ही को एग्जिस्ट करते हैं. इतना उनको इम्पैक्ट नहीं करता था जितना भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स था. ठीक है, बट ड्यूरिंग द लास्ट 300 ईयर्स और सो द पॉपुलेशन एंड डिमांड फॉर रिसोर्सेज इंक्रीज्ड सो मच दैट द रिलेशन एमंग द एनवायरमेंटल एलिमेंट कुड नॉट रिमेन नॉर्मल. लेकिन देखो आज के ज़माने में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, और जितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा उतना ही रिसोर्सेज दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेज, उसका डिमांड भी बढ़ेगा. ऑब्वियसली आपको सर्वाइवल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए. ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, द रिलेशन एमोंग द एनवायरमेंटल एलिमेंट कुड नॉट रिमेन नॉर्मल. तो पहले के ज़माने में जो नॉर्मल रिलेशंस होते थे ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बीच में, तो आज वो नहीं रहा. क्योंकि देखो जितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा उतना ही डिमांड बढ़ेगा किस चीज़ का, नेचुरल रिसोर्सेज का. ठीक है, उतना ही नेचुरल रिसोर्सेज जितना आप यूज़ करोगे उतना ही आपके पास कैपेसिटी होना चाहिए उसको रीजनरेट करने के लिए. ठीक है, अगर मान लो कि आप नेचुरल रिसोर्सेज, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप आज नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो 2 kg. ठीक है, ये एग्जांपल हाइपोथेटिकल है, जस्ट कैजुअल वे में लेना, समझने के लिए लेना. ठीक है, आप मान लो आज नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो 2 kg, लेकिन अर्थ कितना जनरेट कर रहे हैं 1 kg. अर्थ उससे ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाएंगे. तो इसके वजह से क्या हुआ, आप जो एक्स्ट्रा 1 kg यूज़ कर रहे हो ना, तो इसके वजह से ये जो अर्थ का एंड जो ह्यूमन है उसका जो रिलेशन हुआ था वो आज नॉर्मल नहीं रहा. ठीक है, द फॉरेस्ट कवर डिक्लाइंड. ऑब्वियसली लोग क्या कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट है उसको क्लियर करके अपना घर बना रहे हैं. एंड द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर स्टार्टेड इंक्रीजिंग ऑन द अदर. और एनवायरनमेंट में जितना भी अर्थ में जितना भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो प्रेजेंस है आज के ज़माने में वो इंक्रीज़ हो रहा है. क्यों इंक्रीज़ हो रहा है आपको पता है कि देखो जैसे पोल्यूशन हो रहा है, जैसे गाड़ी चल रहा है उसके बाद क्या है, धुआं निकल रहा है. ठीक है, फॉसिल फ्यूल हम बर्न कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल दैट मीन्स कोल, पेट्रोलियम, वो हम बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो धुआं निकल रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है. तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर पे वो उससे ज़्यादा हो गया आज के टाइम पे. ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे देखो, इन नॉर्मल कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट इन द एटमॉस्फेयर इज 0.035%. ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, 0.035%. ठीक है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में हमारा हेल्प करता है, कैसे वो हम बताते हैं. ठीक है, दिस गैस एब्जॉर्ब्स द सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस and thus helps in maintaining a favorable temperature condition for leaves both in the atmosphere and the earth surface. मतलब क्या बोला, देखो यहाँ पे पिक्चर पे देखना आप. ठीक है, ये जो सन है, ठीक है, सन तो कुछ रेडिएशन जैसे रेस इमिट करता है अर्थ पे.
ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, ये जो रेडिएशन है इसको थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पे दिखा है देखो, सम रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस एंड वार्म्स इट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, अर्थ के रेडिएशन से कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब कर लेता है वो, और उसी पोर्शन से इतने जितना भी अर्थ है, अर्थ के जो इनर हम जो जहाँ पे रह रहे हैं, तो वो सरफेस क्या करता है, वार्म करता है। ठीक है, एंड वार्म्स इट, वो गर्म रखता है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला, द गैस एब्जॉर्ब द सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग फेवरेबल टेम्परेचर कंडीशन फॉर लीव्स। और हमारे लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर होना चाहिए, जितना टेम्परेचर हमें चाहिए, ठीक है, वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में क्या हुआ देखो, इन द कंटेम्पररी पीरियड, because of the increasing trend of use of fossil fuel in the industries and transport vehicle, carbon dioxide content in the atmosphere has increased। लेकिन आज के ज़माने में क्या हुआ, जैसे हम फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ करने लगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये ज़्यादा यूज़ करने लगे। ठीक है, ऑफ इन द इंडस्ट्रीज़, तो इंडस्ट्रीज़ में ये फॉसिल फ्यूल ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हो पिक्चर पे, जैसे धुआं निकलता है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर से, तो उस धुएं में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होता है। एंड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, लोग अपना अपना जो गाड़ी चलाता है आजकल, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो उस पर ही फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, पेट्रोलियम यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है। तो वो जब बर्न होता है तो पीछे से एक धुआं निकलता है जिसपे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है 0.035% होता है नॉर्मल कंडीशन पे, लेकिन वो आज इंक्रीज हो रहा है। दिस हैज क्रिएटेड सीरियस प्रॉब्लम लाइक ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितना हीट एब्जॉर्ब करके हमारे टेम्परेचर जो मेंटेन करता था, तो आज के ज़माने में वो टेम्परेचर ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो आजकल आप देखोगे गर्मी थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअली मेन का जो रीज़न है इसका, वो क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंक्रीज़ होना। ठीक है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंक्रीज़ होगा उतना ही हीट एब्जॉर्ब करेगा सन से। ठीक है, और हीट एब्जॉर्ब करने से एटमॉस्फेयर में जितना भी टेम्परेचर होगा वो राइज होगा। तो आप देख ही सकते हो आजकल नॉर्मल 35 to 37 डिग्री तो होता ही है आसाम पे। ठीक है, तो ये एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज प्रेजेंस की वजह से हुआ है। सिमिलरली, द प्रोसेस लाइक डिफॉरेस्टेशन हैज़ एक्सेलरेटेड द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ है। ठीक है, फॉरेस्ट को काटा गया है, तो फॉरेस्ट का प्रेजेंस बराबर ना के बराबर है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ है, ये सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जो ट्री है ना, वो ट्री होल्ड करते हैं, ठीक है, सॉइल को। अगर ट्री ही नहीं रहेगा तो जो होल्डिंग कैपेसिटी है ट्री का, मिट्टी को पकड़ने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगा और सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, it should be mentioned here that the environmental problems can be geographically divided into 3 different groups। ठीक है, जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हो रहा है आज के ज़माने में, उसको जियोग्राफिकली देखा जाए तो वो 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है लोकल प्रॉब्लम, एक होता है रीजनल प्रॉब्लम, और एक होता है ग्लोबल प्रॉब्लम। लोकल प्रॉब्लम मतलब लोकल एरिया पे जो भी एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको लोकल प्रॉब्लम बोलते हैं। देखो, द लोकल प्रॉब्लम मे रिमेन कन्फाइंड टू स्मॉल एरियाज, छोटे छोटे एरिया में जो भी, जैसे मान लो आपका एक विलेज है। ठीक है, विलेज पे रिवर तो रहेगा, तो रिवर में मान लो पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो वो आपका गांव का प्रॉब्लम है। ठीक है, वो छोटे एरिया का प्रॉब्लम है, तो उसको बोलेंगे लोकल प्रॉब्लम। ठीक है, सम प्रॉब्लम मे बी रीजनल इन ऑकरेंस द फ्लड प्रॉब्लम ऑफ द ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली। देखो, कुछ प्रॉब्लम रीजन के हिसाब से बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे आप मान लो जो हमारा आसाम में हर साल फ्लड आता है, ठीक है, इन द ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली। ठीक है, तो ये एक रीजनल प्रॉब्लम है, एक बड़े लेवल का प्रॉब्लम है, एक रीजन वाइज प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन इन ए वास्ट इंडस्ट्रियल एरिया, अगर किसी भी एक वास्ट एरिया पे जो वाटर पोल्यूशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे रीजनल प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ऑफ अंडरग्राउंड वाटर शॉर्टेज इन द अर्बन एरिया, जैसे आप देख सकते हो लास्ट ईयर में और आज भी। ठीक है, दिल्ली में एक प्रॉब्लम है। दिल्ली में क्या प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर है ना, उसका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो ये दिल्ली के लिए एक रीजनल प्रॉब्लम हो गया।
प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इन रिवर बेसिन आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच रीजनल एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो रीजन वाइज होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जितना भी ब्रह्मपुत्र एंड बलाक वैली में ऐसा फ्लड प्रॉब्लम होता है तो एक बड़ा लेवल का प्रॉब्लम है, ठीक है, एक रीजन वाइज प्रॉब्लम है, तो इसे रीजनल प्रॉब्लम बोलते हैं। उसके बाद देखो, सम ऑफ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑन द अदर हैंड कवर द एंटायर वर्ल्ड, और कुछ ऐसा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है जो पूरे वर्ल्ड को कवर करता है। सच प्रॉब्लम्स डू नॉट हैव एनी जियोग्राफिकल बाउंड्री, और उसका कोई बाउंड्री नहीं होता। जैसे लोकल प्रॉब्लम में आपके लोकल एरिया ही बाउंड्री होता है, रीजनल प्रॉब्लम पे रीजन वाइज एक बाउंड्री होता है कि इस रीजन में ये प्रॉब्लम है, उस रीजन में वो प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो वर्ल्ड लेवल का प्रॉब्लम है ना, तो इसका कोई बाउंड्री नहीं होता है, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड पे ही होता है। फॉर इंस्टेंस वी कैन रिफर टू द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जैसे टेम्परेचर हर जगह पर ही इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ग्लोबल लेवल का प्रॉब्लम है। ये सिर्फ इंडिया पे नहीं है, हर एक जगह पे हो रहा है अर्थ के, ठीक है। उसके बाद देखते हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब क्या है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड पोल्यूशन। मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ कंटामिनेशन, कंटामिनेशन मतलब इम्प्योर कर देना, ठीक है, एनवायरमेंट को इम्प्योर कर रहा है। कौन कर रहा है, बाय हार्मफुल सब्सटेंसेस। कुछ ऐसा हार्मफुल सब्सटेंसेस है जो कि एनवायरमेंट को इम्प्योर कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे। वो प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, पोल्यूशन बोलेंगे। एंड सच सब्सटेंसेस आर जनरली कॉल्ड पोल्यूटेंट, और जो सब्सटेंसेस पोल्यूट कर रहा है उसको पोल्यूटेंट बोलेंगे, ठीक है। ये पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे पोल्यूशन, और जो सब्सटेंसेस ऐसा काम कर रहा है, इम्प्योर कर रहा है, उसको बोलेंगे पोल्यूटेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिंक, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा सम ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। ये कुछ नाम है, जिंक, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये नॉर्मली एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है, इसको इसलिए इसको बोलते हैं पोल्यूटेंट, ठीक है। आप इसे देख सकते हो पिक्चर पे, जैसे गाड़ी से धुआं निकल रहा है तो उस पर क्या क्या होगा, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसके बाद NOx होगा, SOx ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, PM पार्टिकुलेट मैटर भी होगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हो रहा है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे पोल्यूटेंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं हम लैंड पोल्यूशन के बारे में। लैंड पोल्यूशन मतलब लैंड कैसे पोल्यूट हो रहा है आज के ज़माने में, ठीक है। आपको तो पता है लैंड एक एसेंशियल एलिमेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, अगर लैंड नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। लैंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नेचर, सबको पता है नेचर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लैंड। इट इज़ हाउएवर रिग्रेटेबल दैट द लैंड इज़ गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू द बेसिकली ह्यूमन फैक्टर, और हमारी वजह से लैंड पोल्यूट हो रहा है आज के ज़माने में, ठीक है। उसके बाद देखो, लैंड लूजेस इट्स नेचुरल प्रॉपर्टीज एंड फर्टिलिटी व्हेन इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद सर्टेन केमिकल्स, पॉइजनस मेटल, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, एसिड रेन एंड सो ऑन। देखो, जो लैंड होता है ना, लैंड का कुछ नेचुरल प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान लो फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब क्या है कि सॉइल का जो एबिलिटी होता है जो कि सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ को, ठीक है। जैसे मान लो कुछ एक पोर्शन है, लैंड का एक पोर्शन है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट पाया जाता है, और ये न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे प्लांट ग्रोथ होने के लिए, ठीक है। तो अगर ये लैंड का हिस्सा अगर किसी केमिकल के कांटेक्ट में आता है, पॉइजनस मेटल के कांटेक्ट में आता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इंडस्ट्री रिलीज करता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम, थोरियम हो जाता है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर केमिकल के कांटेक्ट में आता है, तो ये जो सॉइल था, ये सॉइल अपना जो एबिलिटी है प्लांट ग्रोथ करने का, वो एबिलिटी खो जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो सॉइल का फर्टिलिटी है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। अगर सॉइल फर्टाइल ही नहीं होगा तो उस पर किसी भी टाइप का प्लांट ग्रोथ नहीं होगा, फसल नहीं होगा, ठीक है। तो इस पोल्यूटेंट की वजह से ये सब हो रहा है, ठीक है। इन सच अ सिचुएशन लैंड इज कंसिडर्ड टू बी पोल्यूटेड, और ये सिचुएशन में लैंड को हम बोलेंगे कि हाँ लैंड पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि लैंड के पास उस एबिलिटी ही नहीं रहा जिस एबिलिटी से वो प्लांट ग्रोथ कर सके, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली use of underground water in the field affect the natural property of soil, ठीक है।
जो हम आज कर रहे हैं, जैसे अंडरग्राउंड वाटर का ज़्यादा ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसकी वजह से किसी किसी जगह पे अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल ही नहीं है, शॉर्टेज हो चुका है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब साइड। ठीक है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल का कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, जैसे सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, वो ख़त्म हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। Moreover, the insecticide and weedicide applied in the field destroy the helpful microbes and other life form in addition to the targeted insect and weeds। देखो, सॉइल पे ऐसा कुछ इंसेक्ट्स होता है जो सॉइल की न्यूट्रिएंट को बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में हम क्या कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड मतलब क्या है, जब फसल में कीड़े मकोड़े पड़ते हैं ना, तो उसको मारने के लिए हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं। तो इंसेक्टिसाइड जाके क्या करते हैं, हर तरह के कीड़े मकोड़ों को मार देता है। कुछ कीड़े मकोड़े इंपॉर्टेंट भी होता है सॉइल के लिए, वो भी मारा जाता है, ठीक है। एंड वीडीसाइड्स, वीड मतलब क्या है कि फसल के बीच बीच में कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं है उतना प्लांट का ग्रोथ हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वीड, जो कि कोई काम का नहीं है लेकिन फसल के अंदर अंदर हो जाता है कभी कभी। तो वीडीसाइड, वीडीसाइड क्या करता है, वो जो इंपॉर्टेंट नहीं है प्लांट उसको मार देता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, सॉइल में जितना भी इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स है वो खत्म हो चुका था, ठीक है। खत्म होने की वजह से सॉइल का जो न्यूट्रिएंट लेवल था वो कम हो गया है, ठीक है। ऑल दिस पोल्यूट द लैंड बाय चेंजिंग इट्स नेचुरल प्रॉपर्टीज, जिसके वजह से सॉइल का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। द इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल सब्सटेंसेस ऑल्सो पोल्यूट लैंड इफ दे गेट मिक्सड विद द सॉइल। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो बड़े बड़े इंडस्ट्री रिलीज करते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंसेस, उसमें कुछ केमिकल भी होता है, तो इसके वजह से वो जब जाके लैंड के साथ मिक्स हो जाता है तो उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे पिक्चर भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो सॉइल, जो सॉइल पोल्यूशन होता है उसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप यील्ड, फसल खराब हो जाता है, उतना अमाउंट पे फसल नहीं होता है, ठीक है। नॉट सुइटेबल फॉर रेसिडेंशियल एग्रीकल्चरल यूजेस, हम उस पर रह भी नहीं सकते, एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फ्लड कंट्रोल कैपेसिटी, सॉइल के पास कैपेसिटी होता है कि वो फ्लड को कंट्रोल कर सके, लेकिन सॉइल पोल्यूशन की वजह से वो जो कैपेसिटी है उसका वो खो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ इम्पैक्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा सॉइल जो आज उतना इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, Thus, land pollution has become a widespread problem in most of the world। तो इसके वजह से लैंड पोल्यूशन जो था ये एक पूरा वर्ल्ड पे एक प्रॉब्लम बन चुका है आज के ज़माने में। देखो यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से सॉइल को पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लास्टिक वगैरह फेंक देता रहता है, उसके बाद इंडस्ट्री से धुआं निकलता है, ठीक है। इस पर एटमॉस्फेयर का प्रॉब्लम होता है, एयर पोल्यूशन होता है, उसके बाद ये जो केमिकल रिलीज़ करता है ये जाके यहाँ पे स्टक हो जाता है, तो इसकी वजह से भी लैंड पोल्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एयर पोल्यूशन पे। द एटमोसफियर इज मेनली कॉम्पोज्ड ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। आपको पता है एटमोसफियर में ज़्यादातर क्या होता है, गैस होता है, ठीक है। एमोंग द गैसियस सब्सटेंसेस नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78.8%, 08%। ऑक्सीजन कितना है, 20.94%। आर्गोन कितना है, 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, 0.035%। ये थोड़ा आप याद रखना क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। नाइट्रोजन कितना परसेंटेज होता है, ऑक्सीजन कितना परसेंटेज होता है, आर्गन कितना परसेंटेज होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना परसेंटेज होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना। एमोंग द नेचुरल फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टवर्ड पोल्यूटिंग द एटमोसफियर, द इंपॉर्टेंट वन इज वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो जो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल, जो कि नेचुरली होता है, और एक होता है ह्यूमन फैक्टर, जो हम करते हैं, ठीक है। इस पे जो नेचुरली होता है, नेचुरल फैक्टर बोलते हैं उसे, ठीक है, उसमें एक इंपॉर्टेंट है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो वॉल्केनिक इरप्शन पे क्या रिलीज होता है, स्मोक होता है, एशेस होता है, गैस होता है, दैट कम आउट फ्रॉम द अर्थ्स इंटीरियर ड्यूरिंग द इरप्शन पोल्यूट द एयर। तो वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर से, अर्थ के अंदर से कुछ स्मोक, एशेस और गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। द एग्जाम्पल ऑफ द इरप्शन ऑफ माउंट पिनाट्यूबो इन फिलीपींस मे बी साइटेड एन एग्जाम्पल इन दिस कनेक्शन। तो फिलीपींस पे एक माउंट पिनाट्यूबो बोल के एक
माउंटेन है जिससे कुछ साल पहले वो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, जिसके वजह से क्या हुआ, 15 to 20 मिलियन टन्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस वाज इमिटेड टू द एटमॉस्फेयर। उसके वजह से सल्फर डाइऑक्साइड कितना रिलीज हुआ, 15 to 20 मिलियन टन, कितना ज़्यादा अमाउंट पे रिलीज हुआ। और आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड एक पोल्यूटेंट है, ठीक है, एंड द प्रिवेलिंग विंड्स स्प्रेड द पोल्यूटेंट टू कवर ए ह्यूज पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर। और ये जो स्मोक, डस्ट, एशेस रिलीज होता है तो हवा के ज़रिए ये बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया में फैल जाता है। इसके वजह से लोगों को भी प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम पे, ये वॉल्केनिक इरप्शन है। एक्चुअली ये अर्थ के इंटीरियर से आके ऐसे निकलता है, ठीक है। तो उस पर क्या क्या रिलीज होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। अगर साइड से कोई रिवर चला जाता है तो ये जाके रिवर में से ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे वाटर के भी कॉन्टामिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद ये हवा पे भी चल जाता है, ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे जो अंदर वो भी कुछ इफेक्ट होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है इनहेल एक्सेल करने में, ठीक है। उसके बाद डेंटल स्केटल प्रॉब्लम होता है, दांत में भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर में भी प्रॉब्लम होता है। तो ये कुछ हमारे इफेक्ट्स है जो कि एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। उसके बाद देखो फॉरेस्ट फायर ऑल्सो पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये जो आप पिक्चर पे देख सकते हो ये है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर की वजह से क्या होता है, कुछ गैस निकलता है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। ये कुछ गैस है, जैसे पार्टिकुलेट मैटर मिलते हैं 2.5, ये भी एक पोल्यूटेंट है। तो ये रिलीज होता है फॉरेस्ट फायर से, ठीक है। अगर ये सब गैस एटमॉस्फेयर में जाएगा तो एटमॉस्फेयर तो ऑब्वियसली पोल्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, growth of vehicular traffic and nuclear explosion are some of the major man-made factor that cause air pollutions, sorry, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया आपको एयर पोल्यूशंस दो टाइप के फैक्टर की वजह से होता है। एक होता है नेचुरल फैक्टर जो नेचुरली होता है जैसे वोल्केनिक इरप्शन, लेकिन कुछ फैक्टर है जो हम खुद करते हैं, मैन मेड, ठीक है, जैसे इंडस्ट्रीज, ठीक है। हर जगह पे आप देखा होगा आपकी इंडस्ट्रीज हो रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज होने से क्या होगा, इंडस्ट्रीज होने से इंडस्ट्रीज के ऊपर से जैसे धुआं निकलता है तो ये तो पोल्यूशन करेगा ही। उसके बाद अर्बनाइजेशन की वजह से लोगों ने यहाँ पे आके घर बनाया, घर बनाने के बाद उन्होंने गाड़ी खरीदा, तो गाड़ी खरीदने के बाद वो जो धुआं निकलता है वो क्या करता है, यार पोल्यूशन ही करता है। ग्रोथ ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, सेम ही चीज़ मैंने बताया। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, जो कंट्रीज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करते हैं ना, उसके वजह से भी स्मोक, डस्ट ये सब निकलते हैं, इसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है। दिस इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल हैज़ एडेड हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। तो ये जो फॉसिल फ्यूल का हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, कोल का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस, उसका जो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से ये हार्मफुल गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, आप नाम भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है। दीज गैसेस पोल्यूट द एटमॉस्फेयर, और यही सब गैस एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसिक्वेंसेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इज द ऑकरेंस ऑफ एसिड रेन, ठीक है। तो अब जब एटमॉस्फेयर इतना पोल्यूट हो चुका है तो इसके वजह से एक फेनोमेना होता है जिसको बोलते हैं हम एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन गिरते हैं। सच प्रॉब्लम हैव टेकन सीरियस टर्न इन इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ वेस्ट यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईस्टर्न कनाडा। देखो ये जितना भी नाम है ना, ये सब डेवलप्ड कंट्री है, और डेवलप्ड कंट्री में ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगा। अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा होगा तो एटमॉस्फेयर भी ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो इस पोल्यूशन की वजह से उस जगह पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा एसिड रेन होता है। जनरली एसिड रेन occur when there is a maximum concentration of sulfur dioxide and nitrogen dioxide in the atmosphere। ये दो नाम आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो जस्ट हमने डिस्कस किया कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने की वजह से एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज ये सल्फर डाइऑक्साइड को ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ज़्यादा रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये एसिड रेन हो रहा है, ठीक है। सच रेन डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट एंड पॉल्यूट वाटर इन द वेटलैंड। तो ये जो एसिड रेन है, एसिड रेन क्या करता है, एक्चुअली फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। क्यों? क्योंकि जब एसिड रेन गिरता है ना तो हमारे लैंड पे
जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो न्यूट्रिएंट वॉश अवे हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लांट ग्रोथ नहीं होता है। तो इसकी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो वाटर है उस जगह के उस वो भी पोल्यूटेड हो रहा है, क्योंकि ये लैंड एंड वाटर को एसिडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है, एसिड की मात्रा को ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। तो इसके वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया, सॉरी चैप्टर नहीं, ये पार्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि चैप्टर में और भी एक पार्ट आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, ठीक है। अगर किसी टाइप का डाउट हो पार्ट 2 पे, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, और डोंट वरी पार्ट 3 भी जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।